हेलो एवरीवन। आज हम होम साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। होम साइंस सब्जेक्ट का नाम चेंज हो चुका है, अब इसका नाम ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस है। मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान। आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम इस होम साइंस सब्जेक्ट के नए परिचय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th क्लास में ये आपका नया सब्जेक्ट रहेगा। पहले इसका नाम होम साइंस था, गृह विज्ञान था, पर अब इसका नाम परिवर्तित हो गया है। अब इसका नाम मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान हो गया है, ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस। दोनों हैं सेम ही। स्टूडेंट्स, आप इस बात में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर मैं आपको पहले ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस की डेफिनेशन और उनका आपस में रिलेशनशिप के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, और आगे इसी पार्ट में मैं आपका होम साइंस को भी एक्सप्लेन करूंगी। दोनों ही सेम है, पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें सभी वो बातें बताई जा रही है जो कि आपके प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण घटित होने वाली घटनाएं हैं, और ये घटनाएं कहीं ना कहीं आप परिवार में रह के संपन्न होती है, और वो कहीं ना कहीं साइंस से जुड़ी हुई है। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। यह एक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों और उनके पर्यावरण के आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, जिनका जन्म इस दुनिया में होता है, वो पर्यावरण के साथ जुड़े हुए रहते हैं। उनका एक आपस में संबंध है। पर्यावरण डायरेक्ट इनडायरेक्ट जीवधारियों के ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है। दूसरा, यह जीव और पर्यावरण के बीच बहुआयामी संबंधों को बताता है। यहाँ पे बहुआयामी संबंधों का क्या मतलब है कि हर एक जीवन का आयाम दूसरे आयाम के साथ जुड़ा हुआ होता है, दूसरे एस्पेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि प्रत्येक जीव के ऊपर उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जीव के वृद्धि और विकास के अंतर्गत, जिसमें उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, व्यक्तिगत विकास और होता है। वह विकास कहीं ना कहीं एक विकास दूसरे विकास के साथ जुड़ा हुआ होता है, और इस प्रकार सभी आयाम, जीवन के सभी आयाम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और जीवन का संपूर्ण विकास करते हैं। एक बहुआयामी संबंधों के साथ जीवन का वृद्धि और विकास होता है। जीव विज्ञान का आशय है मानव, और इसलिए मानव शब्द के साथ पारिस्थितिकी शब्द को जोड़ा गया है। इस विषय के माध्यम से मानव पर्यावरण के साथ उसके संबंध का अध्ययन किया जाएगा कि वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे एक छोटे बच्चे का वृद्धि और विकास हो रहा होता है, तो कौन सा वातावरण दिया जा रहा है, कैसा परिवार का वातावरण है, स्कूल का वातावरण है, समाज का वातावरण है, उस पूरे वातावरण का प्रभाव उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पे पड़ेगा। उसका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो उस वातावरण के साथ कहीं ना कहीं बहुत घनिष्ठ संबंध लिए हुए है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों का भी अध्ययन करेंगे, जिसका सक्रिय संबंध बच्चों, किशोरों और वयस्कों के साथ है। अब जो वातावरण है, इसका व्यक्ति के भौतिक, उसकी आर्थिक स्थिति, उसके सामाजिक विकास, उसके मनोवैज्ञानिक विकास से जुड़ा हुआ है, और ये सभी विकास मिलके जन्म से लेके और वृद्धावस्था तक संपूर्ण अपना प्रभाव रखते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसका वृद्धि और विकास किस प्रकार से हो रहा है, परिवार का उसके ऊपर क्या रोल पड़ रहा है, स्कूल का क्या रोल है, और उसका जो पीयर ग्रुप है, जो उसके संगी साथी हैं, साथी का जो ग्रुप है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। किशोरावस्था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, वातावरण का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और वयस्क अवस्था तक एक नए परिवार का निर्माण हो जाता है, व्यक्ति अपनी एक नए करियर की शुरुआत करता है। इन सब एस्पेक्ट्स के ऊपर वातावरण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है, जो कि हम मानव पारिस्थितिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब इस मानव पारिस्थितिकी का फैमिली साइंस के साथ क्या रिलेशनशिप है, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। परिवार विज्ञान यानी कि फैमिली साइंस की अभिव्यक्ति इस शीर्षक का उतना ही महत्वपूर्ण भाग है जितना कि अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में उसका परिवार प्रमुख होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जिंदगी में, उसके जीवन में उसके परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
आपने एक सामान्य भाषा में एक शब्द सुना होगा कि अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं और अगर हमारे से कोई बुरा काम हो जाता है, तो सबसे पहले यही बोला जाता है कि ये बहुत अच्छे परिवार से बिलॉन्ग करता है, या यह पूछा जाता है कि आपने ऐसा काम किया, आप किस परिवार से संबंधित रखते हैं। यानी परिवार का अच्छे और बुरे दोनों ही प्रभाव के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अ, परिवार में बच्चों का पालन पोषण किया जाता है ताकि वे एक वयस्क के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान को अर्जित और विकसित कर सकें। जिस प्रकार परिवार माहौल देता है, वातावरण डेवलप करता है, पालन पोषण किया जाता है, और अगर परिवार सभी सुविधाएँ उस बच्चे को प्रोवाइड कर रहा है, तो उन सुविधाओं के प्रभाव से, उस स्वस्थ वातावरण के प्रभाव से व्यक्ति अपनी एक जो बालक है, वो अपनी एक अलग पहचान अर्जित करता है और उसको विकसित करता है। जैसे कि एक बच्चा है, मैं यहाँ पे आपको इस बात को एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। जैसे एक बच्चा है, वो पढ़ाई में बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, और उसे साथ-साथ में बहुत अच्छी स्कूल में उसका एडमिशन करवाया गया है, और उसे सारी बुक्स अवेलेबल हो रही है, उसको रिसोर्सेज़ अवेलेबल हो रहे हैं, उसको कंप्यूटर फैसिलिटीज़ है, उसको इंटरनेट फैसिलिटीज़ है, उसको ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा हो रही है। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, ये कहीं न कहीं मिलके उस एक टैलेंट को और ज़्यादा उजागर कर देंगे। ऐसे ही किसी बच्चे के अंदर डांस का बहुत अच्छा डांस करता है, तो अगर उसको डांस की अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको म्यूज़िक दिया बताया जाएगा, उसको रिसोर्सेज़ अवेलेबल करवाए जाएँगे, तो वह जो गुण है, वो उसकी एक पहचान लेके उभरता है और उसको करियर की बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ प्राप्त होती है। इस विषय का अध्ययन करते हुए छात्राओं को परिवार के संदर्भ में व्यक्ति की भूमिका समझने का मार्गदर्शन किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये अब इम्पोर्टेंस शुरू हो गई है। उससे पहले हमने मानव पारिस्थितिकी की परिभाषा पढ़ी, अब हमने परिवार विज्ञान की परिभाषा पढ़ी, जिसमें हमने उसकी इम्पोर्टेंस को जाना है। अब हम इन दोनों की ही इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो एक ही नाम है, मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान। इसकी हमने अलग-अलग परिभाषा को समझा है, अब हम इसके महत्व को समझते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ है, व्यक्ति के किस एस्पेक्ट्स के ऊपर, इसकी किस आयाम के ऊपर इस सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो रही है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है, जिसमें है कि इस विषय का अध्ययन करते हुए छात्राओं को परिवार के संदर्भ में व्यक्ति की भूमिका समझने का मार्गदर्शन किया जाता है। परिवार में हर व्यक्ति की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। जैसे हमारे अपनी ज़िंदगी के अंदर हमारे पेरेंट्स की बहुत इम्पोर्टेंस है, हमारे बच्चों की बहुत इम्पोर्टेंस रहती है। वयस्क अवस्था का जो व्यक्ति है, उसके लिए उसके बच्चों का और उसका जो परिवार बढ़ा है, उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। वो जो काम कर रहा है, उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो कहीं न कहीं इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका को जानने का अवसर मिलता है कि ज़िंदगी में हमारे ज़िंदगी में क्या रोल अदा कर रहे हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्ति समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई है। मानव पारिस्थितिकी और जीव और परिवार विज्ञान में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का समेकित मार्ग अपनाया गया है। अब है, हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं स्टूडेंट, जिसमें ये है कि जो सामाजिक विकास है, वो मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान के ऊपर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि जैसा वातावरण मिलेगा, अधिगम प्रक्रिया किसे कहते हैं? सीखने की प्रक्रिया उतनी ही सुचारू रूप से होगी। अगर हमारा परिवार हमें सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, सीखने के सभी अवसर दे रहा है, सीखने के भिन्न-भिन्न प्रकार से सिखाया जा रहा है, तो सीखने की प्रक्रिया बहुत अच्छी होगी और व्यक्ति का बहुमुखी विकास होगा। उसका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, व्यक्तित्व विकास है, वो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें परिवार के सदस्यों के रूप में मानव और समाज के पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं को भी समझाया गया है। मानव पारिस्थितिकी के साथ संबंध बताता है। पारिस्थितिकी यानी कि वातावरण। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे पारिस्थितिकी वर्ड नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो इसको वातावरण समझ सकते हैं, पर्यावरण समझ सकते हैं। सेम अर्थ है कि एक बालक का विकास समाज के किस परिवेश में हो रहा है, किस पर्यावरण में हो रहा है, किस वातावरण में हो रहा है, इसका एक पारस्परिक संबंध है। जैसा समाज के द्वारा एनवायरनमेंट बच्चे को दिया जाएगा, जीव को दिया जाएगा, वैसे ही उसका सर्वांगीण विकास होगा, जिसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संसाधन शामिल हैं। अर्थात कि इस लाइन का ये अर्थ है कि
जितना उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, जितने उन्हें रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, उसी हिसाब से उनका मनोवैज्ञानिक विकास, सामाजिक विकास, समाज कितना व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से वृद्धि और विकास करने देता है, तो उस बच्चे का विकास अलग होगा। अगर बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव दिया जाएगा, एक अलग सा एनवायरनमेंट दिया जाएगा जहाँ पे हर चीज़ के ऊपर पाबंदी दी जाएगी, तो वहाँ पर बच्चे के सर्वांगीण विकास पर प्रभाव पड़ेगा। किस सांस्कृतिक वातावरण से बिलोंग करता है व्यक्ति, जैसे भारत के अंदर अनेक संस्कृति विद्यमान है, जिसमें अलग अलग संस्कृति में प्रत्येक जीव का वृद्धि और विकास हो रहा है, आर्थिक संसाधन कितने अवेलेबल हो रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स का वृद्धि और विकास पे और बच्चे के सर्वांगीण विकास पे प्रभाव पड़ेगा, और ये प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण के साथ अपना पारस्परिक संबंध बनाए हुए होते हैं। इस पाठ्यक्रम में किशोरावस्था पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, क्योंकि इस अवधि को एक व्यक्ति के जीवन का निर्णायक मोड़ माना गया है। स्टूडेंट्स, ये सब इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस के पॉइंट्स हैं। ये सारी इम्पोर्टेंस बताई जा रही है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि परिवार के साथ संबंध है इसका, समाज का और पर्यावरण का आपस में संबंध है, समाज और पर्यावरण, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संसाधन इसमें शामिल हैं। इस पाठ्यक्रम में ये जो करिकुलम डिसाइड किया गया है, इसके अंदर किशोरावस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि किशोरावस्था किसे कहते हैं। यह 12 से 19 साल तक की अवस्था होती है, जिसे हम टीनेज भी कहते हैं। इसमें जो बालक बालिकाएं होती हैं, इनका संपूर्ण वृद्धि और विकास हो रहा होता है। इस उम्र को तूफान और तनाव की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस समय शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो बच्चा जो होता है, उसके ऊपर थोड़ा दबाव पड़ता है। इस समय करियर अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान देना होता है, कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, और शारीरिक परिवर्तन हो रहे होते हैं, जिसके साथ एक किशोर बालक बालिका को तालमेल बिठाना होता है। तो ये ज़िंदगी का एक निर्णायक मोड़ होता है, जिस पे पेरेंट्स का, समाज का, स्कूल का और पीयर ग्रुप का बहुत प्रभाव पड़ता है कि किस समाज के परिवेश में बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी किशोरावस्था में उसके विकास उसी प्रकार से होंगे। तो यह किशोरावस्था जो है वो जीवन की एक निर्णायक मोड़ है, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। तो इस सब्जेक्ट के अंतर्गत इस अवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस प्रकार हम जानेंगे कि किशोर किस प्रकार अपनी समझ का विकास करते हैं, और भोजन तथा अन्य संसाधन, कपड़े और पोशाक और संचार आदि उनके जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। समझ का विकास होता है, क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा, बच्चे की समझ उसी प्रकार से विकसित होती चली जाएगी, और जैसा भोजन दिया जा रहा है उसके हिसाब से उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास हो रहा है। जितने रिसोर्सेज उसे अवेलेबल हो रहे हैं, संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, उसके ऊपर उसका विकास प्रभावित होता है। कपड़े और पोशाकों का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह उसके व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करता है, तो इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। संचार की बहुत महत्ता है व्यक्ति के जीवन पे, क्योंकि कम्युनिकेशन है कि हम किस प्रकार से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वह समाज के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ, परिवार के साथ उसे किस प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं, किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो उसके लिए कितना यूजफुल हो रहा है, इन सब पॉइंट्स का प्रभाव उसके सर्वांगीण विकास पर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान से मिलता जुलता एक अन्य विषय गृह विज्ञान है। इसे उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तरों पर देश के विभिन्न भागों में इसी शीर्षक के नाम से पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी की किताब की सभी लाइनों को सम्मिलित किया है, जिससे आपकी कोई भी लाइन मिस नहीं होनी चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने गृह विज्ञान की परिभाषा आगे पूरी एक्सप्लेन की है और उसकी इम्पोर्टेंस भी बताई है। यहाँ पे हम खाली थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या पाठ में पढ़ाया गया है। तो इसमें यही बताया गया है कि यह जो गृह विज्ञान है वो सेम इससे मिलता जुलता सब्जेक्ट है, जिसे कि उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाता है, और इसी शीर्षक से पढ़ाया जाता है, यानी कि इसको होम साइंस के नाम से ही पढ़ाया जाता है।
बदलते समय के साथ अध्ययन के अनेक विषयों में नया रूप ले लिया है और समकालीन नामकरण प्राप्त किया है। अब होम साइंस का नाम चेंज करके मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान रख दिया गया है, क्योंकि इसमें समाज के हर पहलू, हर वाता और उसका रिलेशन किस प्रकार वातावरण के साथ जुड़ा है, उसे यहाँ पर लाया गया है, सम्मिलित किया गया है। अतः इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। और इसका नाम कैसे परिवर्तित किया है, उसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि जीव विज्ञान को अब जीवन विज्ञान का नाम दे दिया गया है। स्कूल स्तर पर गृह विज्ञान की विषय वस्तु के आधुनिकरण की आवश्यकता थी, क्योंकि पहले जैसे ही गृह विज्ञान का नाम लिया जाता था तो एक ये इमेज क्रिएट होती थी तो कि इससे घर से संबंधित सारे कामों के बारे में सिखाया जाता है। इस कारण जो बॉयज थे वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते थे, क्योंकि एक यही भूमिका थी कि इसमें घर से संबंधित जितने भी ज्ञान है वो दिया जाता है, जबकि यह बात नहीं है। इसमें आधुनिकरण किया गया है। अब इसमें नए पॉइंट्स को लाया गया है, जिसमें किस प्रकार से घर और पारस्परिक रूप से लड़कियां और महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों से मुक्त कराने के लिए इसे एक नया शीर्षक दिया जाना था। ये जो नाम परिवर्तित किया गया है, ये इसलिए किया गया है जिससे कि जो खाली यह सोच लिया जाता है कि यह खाली लड़कियों और महिलाओं के लिए बना हुआ सब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं है। इसे बॉयज भी पढ़ सकते हैं। सेम वही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एक परिवार की भूमिका में जितना गर्ल्स का रोल रहता है उतना ही बॉयज़ का रहता है। दोनों की पूरी भागीदारी होती है परिवार को समृद्ध बनाने में, सुखद बनाने में और समाज को आगे बढ़ाने में। अतः इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अब इसमें जीवन के सभी एस्पेक्ट्स को जोड़ा गया है और ये एस्पेक्ट्स एक दूसरे से रिलेशनशिप रखते हैं, संबंध रखते हैं और इन संबंधों के आधार पे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान के बारे में जाना और हमने उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जाना कि इसकी आज की ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम जानेंगे कि होम साइंस सब्जेक्ट की शुरुआत कब से हुई और उसमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए गए। यहाँ पे आपका ये प्रश्न बन सकता है कि गृह विज्ञान विषय की शुरुआत कब से हुई और उसमें सर्वप्रथम कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। तो इसकी शुरुआत 20वीं सदी में प्रारंभ की गई और इसमें सबसे पहले फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल और एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ाया गया, विस्तार शिक्षा को पढ़ाया गया कि इन पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई। अलग अलग विषयों को 1932 में 1932 में गृह विज्ञान के दायरे में लाया गया। अब दिल्ली में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए लेडी इरविन कॉलेज नामक संस्थान की स्थापना की गई। तो यह पूछा जा सकता है कि सबसे पहले इस सब्जेक्ट को कहाँ पढ़ाया गया, तो इसका आंसर है कि सबसे पहले इसको लेडी इरविन कॉलेज में पढ़ाया गया। क्यों लागू किया गया, तो यह वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और वुमेन एजुकेशन के लिए इसको लागू किया गया, महिला शिक्षा के लिए लागू किया गया। और कब लागू किया गया 1932 में लागू किया गया। यह ब्रिटिश राज से भारत की स्वतंत्रता के पहले का समय था, जब कम लड़कियां विद्यालय जाती थी और महिलाओं के उच्च शिक्षाओं के शायद ही कोई संस्थान मौजूद थे। सबसे पहले लेडी इरविन कॉलेज में होम साइंस सब्जेक्ट की स्थापना हुई 1932 में हुई, 20वीं सदी के आरंभ से प्रारंभ हुआ और इसमें सबसे पहले भोजन एवं पोषण, वस्त्र उद्योग और विस्तार शिक्षा के बारे में पढ़ाया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये छोटे क्वेश्चन हैं जो कि इसमें से आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में जानी मानी महिलाएं शामिल थी, जिसमें सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कल्पना देवी चट्टोपाध्याय। तो स्टूडेंट्स, आपसे इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि कौन सी महिलाओं के संयोग से लेडी इरविन कॉलेज में होम साइंस की स्थापना की गई थी। जिन्होंने लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की, इस समय भारत में लॉर्ड इरविन ब्रिटिश वायसराय थे और उनकी पत्नी लेडी डॉरथी ने भी इस कॉलेज की स्थापना का समर्थन दिया था। यह कॉलेज लेडी इरविन के नाम पर रखा गया। महिलाओं की भूमिका और दायित्वों के विषय में जागरूकता लाने के लिए संस्थापकों ने अनुभव किया कि भारत में युवाओं और महिलाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अगर आप उनसे पूछ लिया जाए कि किस लिए लागू किया गया था, तो आपको ये आंसर लिखना है कि महिलाओं
भारत में युवा महिलाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जानी थी, जिससे कि इस विषय की जागरूकता बढ़ सके और महिलाओं की भूमिका और दायित्वों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। यह लक्ष्य घर और समाज दोनों को बराबर महत्व देते हुए पूरा किया जाना था, ताकि उन सामाजिक और शैक्षणिक असमानताओं को दूर किया जा सके, जिसमें महिलाओं को अपनी क्षमता तक पहुंचने में बाधा डाल दी है। अब कुछ जो महिलाएं बहुत पढ़ाई करने में इंटरेस्ट रखती थी, रुचि रखती थी, उनको आगे लाने की आवश्यकता थी, अतः इसकी शुरुआत की गई, जिससे कि समाज के अंदर महिलाओं का जो दर्जा है, महिलाओं की जो भूमिका है, उसको उजागर किया जा सके, उसको स्ट्रांग बनाया जा सके। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा गृह विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। अभी हमने हिस्ट्री के बारे में जाना कि गृह विज्ञान का इतिहास क्या रहा है। अब हम इसकी अर्थ और परिभाषा जानेंगे। गृह विज्ञान कला और विज्ञान का एक सम्मिलित रूप है, जिसमें नियमों और सिद्धांतों का पालन किया जाता है। तो यह कला और विज्ञान का एक सम्मिलित रूप है। यह इसकी एक डेफिनेशन है, जिसमें नियमों और सिद्धांतों का पालन किया जाता है। जैसे कि हम वृद्धि और विकास की ही बात करें अगर, तो सभी बच्चों में वृद्धि और विकास के अपने कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों के द्वारा, उन नियमों के द्वारा ही प्रत्येक बच्चे का वृद्धि और विकास होता है। जैसे कि प्रत्येक बच्चा सबसे पहले घुटनों से चलना घुटनों बैठना सीखता है, फिर घुटनों से चलता है, फिर धीरे धीरे वह पैरों पे खड़ा होना शुरू होता है और फिर वह चलना प्रारंभ कर देता है। यानी कि ये जो क्रमबद्ध व्यवस्था है, ये सभी बच्चों के लिए लागू होती है। इसी प्रकार हर एक परिवार के आस्पेक्ट में कहीं ना कहीं विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। और विज्ञान की भूमिका हमारे और इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे कि भोजन की बात करें, तो भोजन के अंदर सभी पोषक तत्वों का सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। कला के माध्यम से तो यह है कि भोजन को स्वादिष्ट रूप से पकाना, उसका सही रूप से प्रेजेंटेशन करना। पर विज्ञान कहाँ जुड़ी है कि इसमें सभी पोषक तत्वों को ध्यान में रख के बनाया जाए, योजना के आधार पर बनाया जाए, सभी पोषक तत्वों की जानकारी होनी चाहिए। तो जो गृह विज्ञान सब्जेक्ट था, ये कला और विज्ञान दोनों को सम्मिलित किए हुए था, और हर एक चरण में इसमें नियमों और सिद्धांतों का पालन किया जाना अति आवश्यक है। इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर हम समझें, तो ग्रह का शाब्दिक अर्थ है घर से संबंधित विज्ञान। गृह विज्ञान शब्द ग्रह और विज्ञान शब्दों के मेल से बना है। गृह शब्द का तात्पर्य उस स्थान से है जहां हम परिवार सहित रहते हैं, और विज्ञान शब्द का अर्थ है जो वास्तविकता के सिद्धांतों व नियमों पर आधारित है। स्टूडेंट्स, ये सेम वही डेफिनेशन है जो कि हमने पहले पढ़ी है, जिसमें मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान का अध्ययन किया गया है। यहाँ पे मानव पारिस्थितिकी, जिसमें वातावरण का संबंध बताया गया है, और यहाँ पे इस बात को विज्ञान से जोड़ दिया गया है, जो कि सिद्धांतों और नियमों के ऊपर आधारित होता है। अतः गृह विज्ञान की वर्तमान स्थिति व इसके अध्ययन को ध्यान में रखते हुए गृह विज्ञान को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है। ऊपर वाली जो डेफिनेशन है वो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है। आप कोई भी इसमें से एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। गृह विज्ञान कला तथा विज्ञान का समावेश लिए हुए एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को परिवार, देश व विश्व की बदलती परिस्थितियों में योजनाबद्ध व्यवस्थित जीवन जीने की पद्धति का अध्ययन करवाता है। यानी कि अगर सही प्रकार से वृद्धि और विकास हो रहा है व्यक्ति का, तो वह एक उसमें परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, और उस परिवार के योगदान के कारण वह व्यक्ति देश और विश्व के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और परिस्थितियों में योजनाबद्ध व्यवस्थित जीवन जीने की पद्धति का अध्ययन करवाता है। तो यह कला और विज्ञान दोनों का सम्मिलित रूप है। यहाँ पे हम गृह विज्ञान के महत्व के बारे में जानेंगे कि गृह विज्ञान व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायक है। व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, संवेदात्मक व्यक्तित्व निर्माण में प्रत्येक जीवन के पहलू में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वस्थ एवं रोग मुक्त रहने में सहायक साधनों का उचित उपयोग है कि व्यक्ति किस प्रकार से एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करे, और वो किस प्रकार स्वस्थ रह सके। वो अगर उचित पोषण लेगा, संतुलित आहार लेगा, और अगर कोई रोग हो रखा है तो उस समय किस प्रकार का भोजन लिया जाए, किससे परामर्श किया जाए, इन सभी साधनों का वह सही प्रकार से उपयोग कर पाएगा। पोषण संबंधी जानकारी और ज्ञान प्राप्त कर पाएगा।
कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, पोषण का क्या महत्व है, पोषण का हमारे शारीरिक विकास पे क्या महत्व पड़ता है, मानसिक विकास पे क्या रोल होता है, इस सारी जानकारी ये हम प्राप्त कर सकते हैं। धन व्यवस्था का ज्ञान, उपभोक्ता अधिकारों का ज्ञान, धन व्यवस्था जितने भी रिसोर्सेज हैं, समय का व्यवस्थापन, धन का व्यवस्थापन, शक्ति का व्यवस्थापन, इस सब का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और अपने अधिकारों के बारे में जान सकेंगे, उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जान सकेंगे कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, किस प्रकार से कोई भी बाजार से सामान लेना चाहिए और सामान लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी जानकारी हम गृह विज्ञान से प्राप्त करते हैं। व्यक्ति का सही निर्णय लेने योग्य बनाना, ज्ञान और कुशलता के उचित उपयोग में सक्षम बनाना, यानी कि डिसीजन पावर बिल्कुल सही होना चाहिए, प्लानिंग सही प्रकार से की जानी चाहिए, उसका इम्प्लीमेंट सही प्रकार से होना चाहिए, उसको ऑब्जर्व किया जाना चाहिए और उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ये सारे स्टेप्स हम गृह विज्ञान के माध्यम से सीखते हैं। व्यक्ति को स्वास्थ्य, पोषण, पारिवारिक संबंध तथा सफाई के सिद्धांतों का ज्ञान करवाना, घर से संबंधित सभी कार्य जैसे खाना पकाना, सिलाई करना, हिसाब किताब रखना, बालकों की देखभाल करना में कुशलता प्राप्त करना, ये सारे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये प्रत्येक एक शाखा का निर्माण किया गया है। गृह विज्ञान की 5 शाखाएं हैं जिनके अंतर्गत की ये सभी जानकारी दी जाती है। स्वास्थ्य और सफाई की अच्छी आदतों का विकास करना, हाइजीन और हेल्थ का ध्यान रखना, हाइजीन से ही सभी बीमारियों को रोका जा सकता है। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना, फूड हाइजीन, वाटर हाइजीन, इन सभी स्वच्छताओं का ध्यान रखना जिससे कि व्यक्ति स्वस्थ रह सके, जागरूक उपभोक्ता और जिम्मेदार नागरिक बनना। और यह सभी ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक जागरूक उपभोक्ता बनना बहुत आवश्यक है। ना तो हमें मिलावट को प्रोत्साहन देना है, मतलब हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन से खाद्य पदार्थ में मिलावट है, हम इसे कैसे रोक सकते हैं, इसके अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं। इस प्रकार इन सभी जिम्मेदारियों को लेते हुए एक सफल नागरिक बनने का जो ज्ञान है वो गृह विज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने गृह विज्ञान की इम्पोर्टेंस के बारे में जाना है। इस प्रकार गृह विज्ञान एक विषय नहीं माना गया जो केवल घर के दायरे में हो, बल्कि यह एक अंतर विषय माना गया जो छात्रों को उनके जीवन तथा अन्य व्यक्तियों और परिवार के जीवन की गुणवत्ता में सक्षम बनाता है। मतलब ये सभी एस्पेक्ट्स को लेके चलता है। यह सर्वांगीण विकास के ऊपर केंद्रित विज्ञान है जिसमें कला और विज्ञान दोनों को ही सम्मिलित किया गया है और ये व्यक्ति के बहुमुखी विकास को सम्मिलित करता है और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। गृह विज्ञान का केवल इसे ना जानने वाले व्यक्तियों और गैर गृह विज्ञान विषय से जुड़े व्यक्तियों के मन में प्राथमिक रूप से पाक कौशल, कपड़े धोने और बच्चों की देखभाल से जोड़ दिया गया, जबकि उच्च शिक्षा स्तर पर पाठ्य चर्चा के स्तर में सुधार लाया गया तथा व्यावसायिक मांगों को फिर से स्थापित किया गया है। स्टूडेंट्स, पहले तो इसके अंदर खाली पाक कौशल यानी कि खाना बनाना, उसके बारे में जानकारी होना, उसे किस तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए, उसमें किस प्रकार से संतुलित आहार को प्रत्येक दिन के आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए, कपड़ों के बारे में बताया जाता था, बच्चों की केयर और उसकी एजुकेशन के बारे में बताया जाता था। पर अब इस सिलेबस के अंदर चेंज लाया गया है। अब इसके प्रत्येक चैप्टर को व्यावसायिक आधार पर जोड़ दिया गया है कि अगर बच्चों की देखभाल है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद करियर कहाँ कहाँ बना सकते हैं, कौन सी डिग्री लेने के बाद कहाँ कहाँ हम स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, यह सारा अध्ययन 11th और 12th दोनों क्लासों को मिला के दिया जाएगा। हाई स्कूल स्तर पर दोबारा स्थापित करने में अनेक वर्ष का समय लगा, फिर भी इस विषय में महिला वर्ग के साथ तथा भोजन पकाने और कपड़े धोने को शामिल रखना तथा वास्तव में यह ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से लड़कों ने स्कूल में इस विषय में प्रवेश नहीं लिया अथवा वह इसे पढ़ने से बचते रहे क्योंकि इसे केवल लड़कियों का विषय मानते थे। इस विषय के बारे में एक मिथ्या धारणा यह है कि इसमें कम श्रम लगता है, तो इस विषय की पहले इतनी ज़्यादा महत्ता नहीं रखी गई जिसके कारण जो बॉयज़ थे वो इस सब्जेक्ट को नहीं लेते थे क्योंकि उनके दिमाग में, उनके मन में एक यह भावना रहती थी कि इसमें भोजन पकाना और कपड़े धोना शामिल है, अतः हम इस विषय को नहीं पढ़ेंगे। पर अब धीरे धीरे इस विषय को
परिवर्तित कर दिया गया है, इसके सिलेबस को चेंज कर दिया गया है, जिससे अब इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इसको पढ़ रहे हैं और व्यावसायिक स्तर पे वो किस प्रकार से रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में वो इस विषय के द्वारा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस के ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। 11th क्लास के अंदर आगे इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अलग से नहीं बताया गया है। ये सारा आपका 12th में हर टॉपिक के बाद अलग से क्या क्या अवसर हैं रोजगार के, ये समझाए जाएंगे। तो यहाँ पे मैं खाली आपको इंट्रोडक्शन ही दे रही हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो पहला पहला जो ब्रांच है इसकी वो है ह्यूमन डेवलपमेंट और मानव विकास। इसके अंतर्गत मानव विकास के अंतर्गत मानव का किस प्रकार से विकास हो रहा है, यानी कि जन्म से लेके और वृद्धावस्था तक उसका वृद्धि और विकास किस प्रकार से हो रहा है, उसमें कौन से सिद्धांत है जिनका पालन किया जाता है, इसमें कौन सी थ्योरी है जिसके हिसाब से समझा जाता है, और बच्चे के विकास के ऊपर उसके वातावरण का, उसके परिवार का क्या प्रभाव पड़ता है, और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद कहाँ कहाँ करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, रोजगार के अवसर क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर मास्टर्स करने के बाद में अपनी क्रैच खोली जा सकती है, किसी भी स्कूल के अंदर काम किया जा सकता है, मॉन्टेसरी स्कूल खोली जा सकती है, प्री स्कूल और डे केयर सेंटर खोले जा सकते हैं, और किसी भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान के अंतर्गत कार्य किया जा सकता है। और इसमें 6 to 8 क्लास के लिए टीचर बन सकते हैं, और अगर मास्टर्स की डिग्री है और साथ में बीएड किया हुआ है, तो यानी कि एमएससी और बीएड है, तो साथ में 11th और 12th क्लास के टीचर्स बन सकते हैं। और हायर स्टडीज़ करने के बाद, जैसे इसमें पीएचडी की डिग्री लेने के बाद कॉलेज लेवल पे पढ़ाया जा सकता है, और बहुत सारे रिसर्च पेपर पे काम किया जा सकता है, बुक लिखने में शोधकर्ता के रूप में कार्य किया जा सकता है। सेकंड है भोजन एवं पोषण। भोजन एवं पोषण के अंतर्गत भोजन किसे कहते हैं, भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, अवशोषण किस प्रकार से होता है, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं यानी कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, और उपचारात्मक विज्ञान का क्या महत्व है, इसमें नैदानिक पोषण किसे कहते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है, और बीमारी की अवस्था में किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए, ये सारा अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। और इसे पढ़ने के बाद एज ए डाइटिशियन काम किया जा सकता है, किसी भी होटल में शेफ के रूप में कार्य किया जा सकता है, अपना टिफिन सेंटर चलाया जा सकता है, और बच्चों को सिखाने के लिए, स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए फूड प्रिपरेशन किस प्रकार की जाती है, अलग अलग प्रकार से उसकी क्लासेस ली जा सकती है। थर्ड है कपड़े और पोशाक। इसके अंतर्गत फाइबर का निर्माण किस प्रकार होता है, तंतु का निर्माण, उससे कपड़े किस प्रकार बनाए जाते हैं, और कपड़ों में कलर कॉन्सेप्ट किस प्रकार से दिया जाता है, कौन से नियम और सिद्धांत है जिसके आधार पे ये बनाए जाते हैं, कपड़ों का निर्माण किया जाता है, और हर व्यक्ति के लिए कपड़ों की क्या महत्व है, एक छोटे बच्चों को किस प्रकार से कपड़े पहनाने चाहिए, किशोरावस्था के बच्चे किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, उनके उसके ऊपर उसका व्यक्तित्व विकास किस प्रकार से हो रहा है, इसकी जानकारी दी जाती है। और इससे पढ़ने के बाद अपना बुटीक खोला जा सकता है, किसी भी स्कूल में एज ए टीचर काम किया जा सकता है, और इसके अलावा बहुत सारे जो कपड़ों के उद्योग हैं उनके अंदर, जो वस्त्र के उद्योग इंडस्ट्री है उसके अंदर कार्य किया जा सकता है। फोर्थ है संचार एवं विस्तार, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। इसके अंतर्गत संचार की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, और गृह विज्ञान और ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस के अंतर्गत जो ज्ञान लिया जा रहा है उसे अपने परिवार तक पहुंचाना, समाज तक पहुंचाना और समुदाय तक पहुंचाना, जिससे समुदाय के लोग उससे ज्ञान प्राप्त कर सके और उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर सके और उसका उपयोग कर सकें। इसके अंतर्गत किसी बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी संस्थान है, वहाँ पे एज ए टीम काम किया जा सकता है, जिसमें पूरा प्रोग्राम बनाना और उस प्रोग्राम को वनरेबल ग्रुप के ऊपर इम्प्लीमेंट करने का कार्य किया जा सकता है, शोधकर्ता के रूप में कार्य किया जा सकता है। इसमें कार्य करके बहुत सारी सरकारी एजेंसीज है जिसमें कार्य किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट, संसाधन प्रबंधन। इसमें पढ़ा जाता है कि
रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, कौन से प्राकृतिक मानवीय संसाधन हैं जिनके अंतर्गत की समय का व्यवस्थापन, धन का व्यवस्थापन, ऊर्जा का व्यवस्थापन किस प्रकार किया जाता है, योजना किस प्रकार बनाई जाती है, उस योजना को किस प्रकार इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको कंट्रोल करना, उसको इवेलुएट करना, उसका मूल्यांकन करना, ये सारी प्रक्रियाएं की जाती है। तो गृह विज्ञान की इन पांचों शाखाओं को बीएससी के दौरान एक साथ पढ़ा जाता है और मास्टर्स के दौरान प्रत्येक किसी भी एक शाखा में स्पेशलाइजेशन किया जाता है, एक शाखा में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाता है और उसमें आगे स्टडी करने के लिए इसमें आगे पीएचडी की जा सकती है और रिसर्च वर्क किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर का ये सारी जानकारी इसमें हासिल की, जिसमें हमने ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस की परिभाषा पढ़ी, होम साइंस की परिभाषा पढ़ी, उनकी इम्पोर्टेंस पढ़ी, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए इसका क्या रोल है वो पढ़ा और इसकी कौन सी 5 शाखाएं हैं उसके बारे में पढ़ा। अब स्टूडेंट्स, आप इसके नोट्स बनाइए, इसे याद कीजिए। मैंने एनसीईआरटी की बुक के पूरी किताब के से इसके नोट्स बनाए हैं। आप इसे अच्छे से पढ़ें, समझें और याद करें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।